Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture of 9th class physics. Dear cadets, हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ये एक ही टॉपिक रह गया था हमारा इस चैप्टर का। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं वो मैं आपको कराऊंगा और उसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज कवर करने हैं जो कि हमारे बुक के एंड पे हैं और उसके अलावा चैप्टर के दरमियान में भी कुछ एमसीक्यूज बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये हमने कवर करने हैं। डियर कैडेट्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। Galileo was the first scientist who noticed that all the freely falling objects have same acceleration independent of their masses. गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने ये नोटिस किया कि तमाम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो ज़मीन की तरफ गिरती हैं हैव सेम एक्सेलरेशन, उनकी एक ही रफ्तार होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, इंडिपेंडेंट कि वो इनसार नहीं करती हैं ऑफ देयर मैसेज, अपने वज़न पर। तो इस बात को अगर लिया जाए इस तरह कि गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने इस चीज़ को नोटिस किया कि ज़मीन की तरफ गिरने वाली तमाम अशिया उनकी एक ही रफ्तार होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, और वो उनके वज़न पे नसार नहीं करती कि उन चीज़ों का वज़न कितना है। गैलीलियो ड्राफ्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्राम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। गैलीलियो ड्राफ्ट गैलीलियो ने गिराया वेरियस ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ अशिया को ऑफ डिफरेंट मैसेज मुख्तलिफ वज़न की फ्राम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा के झुके हुए मीनार से। ही फाउंड ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ही फाउंड उसे पता चला ऑल ऑफ देम के तमाम रीच द ग्राउंड ज़मीन पर पहुंचती हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कि जो चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं उन गिरने वाली चीज़ों की रफ्तार को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं कि वो किस स्पीड से, किस रफ्तार से एक्सेलरेट होते हुए ज़मीन की तरफ आती हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर, द वैल्यू ऑफ जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ज़मीन की बिल्कुल सतह के करीब जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है, लेकिन आपकी इस बुक के अंदर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को ही यूज़ करोगे। फॉर द बॉडी फॉलिंग्स डाउन फ्रीली, जी इज़ पॉजिटिव। वो चीज़ जो नीचे की तरफ गिर रही होती है उसके लिए जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बाई नेचर जो काम हो रहा होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नेचर के अगेंस्ट होता है उसको नेगेटिव। तो इसके लिए फॉर बॉडी मूविंग अप, वो बॉडी जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर की तरफ जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, जी इज़ नेगेटिव। तो जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव कैसे? कि 10 की वैल्यू नीचे गिरने वाली चीज़ों के लिए प्लस और जो ऊपर फेंकी जाए वो होती है माइनस। डियर कैडेट्स, उसके साथ साथ आपके पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई हैं। कब? जब कोई भी चीज़ अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बजाय जी टी। एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गई? जी और टी। उसके साथ साथ आप देखें कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन एस को इसने क्या कर दिया? हाइट, और ए टी स्क्वेयर की जगह जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टू जी एच इसने कर दिया है, वैसे ए होता था आपके पास, टू ए एस था। ए की रिप्लेस कर दिया जी के साथ और एस को रिप्लेस कर दिया हाइट के साथ, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। उसके बाद ये कैरेट हम कुछ कन्वर्जन्स थी कि आपके पास अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में मूव कर रही हो और आपने उसकी वैल्यू निकालनी हो किलोमीटर पर आवर में, कि अगर कोई चीज़ इतने मीटर एक सेकंड में कवर कर रही है तो वो कितने किलोमीटर एक घंटे में कवर करेगी, ये कन्वर्जन अगर आपने निकालनी हो तो सिंपली इसका तरीका ये होता है कि जितने मीटर पर सेकंड हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3.6 को। मैंने बताया 1 मीटर पर सेकंड अगर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3.6 को, तो जवाब आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर कोई चीज़ 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 20 मल्टीप्लाई 3.6 बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको उलट करना हो, अगर किलोमीटर में आपको दे दिया गया हो और उसे मीटर पर सेकंड में आपने चेंज करना हो तो आसान तरीका ये है कि 10 डिवाइडेड बाय 3.6 कर दें। तो दूसरी कन्वर्जन पे बात हो रही थी तो उसमें सिर्फ आपने 10 डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे।
10 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट होके मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर ये तो थी वेलोसिटी, अगर वो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और उसे आपने तब्दील करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 12,960 के साथ, 12,960 के साथ। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी गई हो कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे आप चेंज करें किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय 12,960 कर देंगे। और इसी उलट करना हो, किलोमीटर पर आवर में दी गई हो मीटर और आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना हो, तो आप डिवाइड कर दें 12,960 के साथ, तो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज होके आ जाएगी। इसके बाद डियर कैडेट्स हम मूव करते हैं हमारे जो MCQs दिए गए हैं बुक के एंड पे उन पर। डियर कैडेट्स हमारे पास जो सबसे पहला MCQs है जिसमें अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट्स मूव अलोंग लाइन विदाउट रोटेशन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, तो ये हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी, तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो वो आपको बताती है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नंबर आपके पास 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है। तो अब आप देखें, अगर आपके पास पहला ऑप्शन है कार एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये कैसे आ सकता है, एक तरफ v दिया गया एक तरफ t दिया गया, दोनों को डिवाइड करें एक्सेलरेशन आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 10 1.5 आ जाता है। तो जो पहला हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास डियर कैडेट्स जो आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही रफ्तार से, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चीज़ बढ़ रही है, तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है। बाई डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करें तो आपको क्या मिलता है, तो वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो तो वेलोसिटी। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आपने एक चीज़ को ऊपर फेंका, इट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके रफ्तार क्या होगी। डियर कैडेट्स अगर आप सोचें कि मैं किसी चीज़ को भी हवा में थ्रो करता हूँ, तो जब वो जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे, हम गेंदे थ्रो करते हैं अक्सर, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो एक दफ़ा रुकती है बिल्कुल कम थोड़े से सेकंड के लिए और फिर वो वापसी का सफ़र इख्तियार करती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे किसी चीज़ की भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद अ चेंज इन पोजीशन, जब पोजीशन में तब्दीली आती है तो क्या कवर होता है, डिस्टेंस, फासला। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो आपको मैंने जैसे बताया था, हम जो कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो उस कन्वर्जन में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि 10 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक कार रेस्ट बिल्कुल खड़ी हुई है तो VI0, इट रिक्वायर अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड, VF 25 हो गई, टाइम 20 हो गया। डिस्टेंस मालूम करना है हमने, तो इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे आप तो 250 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। उसके बाद डियर कैडेट्स हम मूव करते हैं बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं उनकी तरफ। डियर कैडेट्स पेज नंबर 35 के ऊपर आपके पास डू यू नो में एक MCQs दिया गया है। यहाँ से रावलपिंडी बोर्ड के अंदर अक्सर MCQs आते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर सबसे जो फास्टेस्ट एनिमल है तो वो बता रहा है फाल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, की ये 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये MCQs हो गया। उसके बाद हमारे पास डियर कैडेट्स नेक्स्ट पेज पे चीता कैन रन एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चीता जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। उसके बाद नीचे ही एक और क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ लिडार, लिडार क्या होता है। तो लिडार आपके पास गन इज़ द लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन, ये रोशनी को डिटेक्ट करती है और ये रेंज बताती है। एक ऐसी स्पीड गन है जो रेंज और
लाइट का इस्तेमाल करती है। इट यूजेस द टाइम टेकन बाय लेज़र। अब होता ये है कि अक्सर जो मोटरवे पुलिस है उनके पास ये लेज़र लाइट होती है, वो एक जगह बैठे हुए गाड़ी के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं। जब वो लाइट जाती है, जाके टकराती है और वापस आती है जिस रफ्तार से, तो वो डिस्टेंस मैयर कर लेते हैं। तो इट यूज़ द टाइम टेकन बाय द लेज़र पल्स टू मेक अ सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ व्हीकल डिस्टेंस फ्राम द गन। तो गन से लेके जहाँ पे गाड़ी मौजूद है उसके दरमियान ये मेजरमेंट्स करती है। दैट डाटा इज़ देन यूज्ड, और फिर उस डाटा को आप इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट, पैमाइश करने के लिए, द व्हीकल स्पीड, चीज़ की रफ्तार की। इसके साथ साथ डियर कैडेट्स, मैंने कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हेल्पिंग मटेरियल बना के ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2.4 से लेके मैंने जो हेल्पिंग मटेरियल आपको दिया है वो 2.12 तक, 2.12 तक ये MCQ। उसमें जो 2.13 है, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। जबकि 2.4 में हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा भी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.4 से स्टार्ट होके ये हमारे पास 2.12 तक जाते हैं, ये तमाम क्वेश्चन भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है ये आपको एक PDF फॉर्म में फ़ाइल बनाकर गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर दी है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको नोट्स बनाने में मदद मिल सके। अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखें 2.2, तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम पढ़ चुके हैं और उसकी एग्जांपल भी पढ़ चुके हैं, उसके साथ उसकी टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं, सर्कुलर मोशन है, लीनियर और रैंडम, तो ये आप कर चुके हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं, रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है। रेस्ट की और मोशन की डेफिनेशन आपने लिख ली। तो जब भी डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो दरमियान में आप लाइन लगाते हैं, एक साइड पे रेस्ट, दूसरी साइड पे मोशन आ जाती है। फिर आपके पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, ये भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। जब भी आप डिफ्रेंशिएट बताएं, एक डेफिनेशन बताएं, साथ एक एग्जांपल बता दें। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विद डायग्राम पढ़ चुके हैं। फिर स्पीड वेलोसिटी का भी मैं आपको बता चुका हूँ। लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है। रैंडम मोशन आपका डिसऑर्डर मोशन होती है। फिर दोनों की एग्जांपल, लीनियर मोशन की एग्जांपल एरोप्लेन है, रैंडम मोशन की एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमने डस्ट पार्टिकल पढ़ा था, स्मोक पढ़ा था। इवन बटरफ्लाई जब उड़ती है, तितली उड़ती है, तो वो आपके पास रैंडम मोशन होती है। और उसके अलावा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हम देख चुके हैं कि स्केलर में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड भी पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी, सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 है, क्या ना बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो एक्सेलरेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। येस, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन इफ़ इट चेंजेस डायरेक्शन। अगर चीज़ अपनी डायरेक्शन बार बार तब्दील कर रही है या सर्कुलर मोशन में चीज़ घूम रही हो, तो उसकी आपके पास जो है वो स्पीड भी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन भी होगी। तो येस, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन इफ़ इट चेंजेस डायरेक्शन, अगर वो अपनी डायरेक्शन तब्दील कर दे। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, हाउ डू राइडर इन अ फेरस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। झूले के अंदर बैठा हुआ एक राइडर है, जो बड़ा बड़ा वो गोल झूला होता है, तो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती? सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड, वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी घूमे, इज़ आउटसाइड द बॉडी, is in rotatory motion. The line about which a body move is passing through the body itself. Rider in a Ferris wheel have rotatory motion because the axis about which a rider move is passing through the rider itself. अब होता ये है आपके पास कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर मोशन होती है। रोटेटरी जो होती है वो एक एक्सिस के गिर्द होती है। अब फेरस व्हील के अंदर जो बंदा आपके पास मूव कर रहा होता है, तो उसका जो एक्सिस है, जो चीज़ मूव कर रही है या जिस पॉइंट के गिर्द वो मूव कर रहा है, तो वो खुद राइडर जो है वो मूव कर रहा है। अब ये नहीं हो रहा हमारे पास कि अब जैसे पंखा है ना, पंखा एक पॉइंट के गिर्द फिक्स हुआ है, साइकिल का टायर है वो एक पॉइंट के गिर्द फिक्स होता है। तो जो फेरस व्हील के अंदर बैठा हुआ राइडर है वो अब एक तो पहली बात फिक्स नहीं है एक ख़ास पॉइंट के गिर्द, और फिर उसके बाद जब वो मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सिस है
जिसमें ये जो आखिरी लाइन, बिकॉज द एक्सेस अबाउट विच अ राइडर मूव इज़ पासिंग थ्रू द राइडर इज सेल्फ, तो ये जो एक्सेस ऑफ मोशन है ये राइडर के बिल्कुल अंदर से मूव कर रहा है। तो उसके बाद स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करें तो उसका स्केच कैसा होगा, तो आप 0 से लें और 0 से लेके ऊपर चले जाएं। तो ये भी स्केच मैंने आपको दे दिया। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, से क्या क्या मालूम हो सकता है, इनिशियल स्पीड, फाइनल डिस्टेंस या एक्सेलरेशन, तो सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफिकली या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक आप उसे एरो हेड लगा के कर सकते हैं या एक आप उसे बोल्ड करके अगर लिख दें तो भी रिप्रेजेंट हो जाता है। वाई वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर, वेक्टर और स्केलर एक तरीके से सब्ट्रैक्ट और ऐड क्यों नहीं किया जा सकता, तो वेक्टर में डायरेक्शन होती है जबकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। वाई हाउ आर वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी आर इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली। पहली बात, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, जबकि दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड मतलब हमें सिर्फ एक चीज़ का नहीं पता चलता। अगर हम बात करें रफ्तार की तो सिर्फ रफ्तार नहीं पता चल रही होती कितने किलोमीटर है, बल्कि डायरेक्शन भी पता चल रही होती है। जैसा कि एग्जांपल में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम। अगर आप इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, तो इससे हमें डायरेक्शन का पता चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 13 आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है और 14 आपके पास कुछ स्पीड टाइम ग्राफ हैं, वो भी हम ऑलरेडी डियर कैडेट स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी, तो अगर हम आखिर से चलें तो एग्जांपल नंबर 14 इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, 13, 12। उसके अलावा हमारे पास 11, 10 एग्जांपल है, और उसके अलावा ग्राफ वाली 2.9 छोड़ दें, 2.8 जो है उसे छोड़ दें, 2.7 को छोड़ दें। उसके बाद एग्जांपल 2.6 भी नहीं है इतनी इम्पॉर्टेंट, और 2.45, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो दरम्यान में 5, 6, 7 ये छोड़ दें जिनमें ग्राफ है। तो ये एग्जांपल भी आप जो है वो अपने पास नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मैं आपको करा भी दूंगा। तो ये था डियर कैडेट्स हमारा लेक्चर। डियर कैडेट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कवर कराई, उसके अलावा मैंने आपको एमसीक्यूज कवर कराए और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो हमने स्टडी की। उसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बताई हैं, तो वो भी आपने साथ में कर लेनी है कापीज के अंदर अपनी नीट कापीज। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक